हाय एवरीवन एंड वेलकम टू स्टूडियो लीगल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शंस 18 टू 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इससे पहले पार्टनरशिप एक्ट के इस चैनल पर ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जिसमें यूनिट 1 डिस्कस हुआ है और रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर भी डिस्कस हुआ है। सो इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियोस, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। लेकिन आज के इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस होगा वो है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स और रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू दी थर्ड पार्टीज, which will also include the implied authorities of partners and also what are the rights and liabilities of a minor in a partnership firm। जो सेक्शंस 18 टू 30 है वो आपस में काफ़ी सिमिलर है, आइडेंटिकल है, और जो सब्जेक्ट मैटर है इन सारे सेक्शंस का वो सिर्फ एक ही है, जो क्रक्स है वो है लाइबिलिटी। सो आफ्टर रीडिंग ईच एंड एवरी सेक्शन यू हैव टू आस्क योर सेल्फ ओनली वन क्वेश्चन, लाइबिलिटी किसकी है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। एक अग्रीमेंट फॉर्म होता है और उस अग्रीमेंट के बेसिस पे एक पार्टनरशिप बिजनेस या फॉर्म होती है, और अग्रीमेंट के क्लॉजेस के बेसिस पर इम्प्लाइड अथॉरिटी फॉर्म होती है हर पार्टनर्स की। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जो रिलेशन होता है पार्टनर्स का आपस में, वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। यानी जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड पार्टी के सामने पार्टनरशिप फर्म को। सो यहाँ पे जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है पार्टनर्स की वो तभी एग्जीक्यूट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं जब पार्टनर्स ऑर्डिनरी या यूजुअल कोर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस में काम कर रहे हो तभी। इम्प्लाइड अथॉरिटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और ऑर्डिनरी या यूजुअल कोर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस का मीनिंग क्या है, लेट्स सी। एक बैंकर्स फर्म है, उसमें 2 पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ए और बी। अब जो बैंकिंग बिजनेस है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका रेगुलर बिजनेस क्या होता है? एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स को, ग्रांट करना लोन्स या एडवांसेस को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, उनको ड्रॉ, एक्सेप्ट या एंडोर्स करना। सो ये एक बैंकिंग फर्म का या बैंकिंग बिजनेस का ऑर्डिनरी या यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस है। और इस बिजनेस के बेसिस पे जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी इम्प्लाइड अथॉरिटी डिटरमिन होती है। अब यहाँ पे जो 2 पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ए और बी, इनकी इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है? ग्रांट करना लोन्स को, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के काम करना। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन्हें बार बार एक दूसरे की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है जब वो पार्टनरशिप फर्म के लिए बिजनेस कर रहे हो तभी। और इसीलिए यहाँ पे जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है वो डिटरमिन करती है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसका ऑर्डिनरी या यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है। एक सॉलिसिटर्स फर्म है, लॉयर्स फर्म है, तो जो लॉयर्स की फर्म होती है उनका बेसिक काम क्या होता है? रेगुलर बिजनेस क्या है? क्लाइंट्स को एडवाइस करना, लीगली रिप्रेजेंट करना क्लाइंट्स को कोर्ट में। तो इस ऑर्डिनरी या यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस के बेसिस पर जो पार्टनर्स हैं उनकी इम्प्लाइड अथॉरिटी डिसाइड होती है। तो यहाँ पे जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है वो कुछ नहीं बल्कि लीगल एडवाइस देना है क्लाइंट्स को और रिप्रेजेंट करना है क्लाइंट्स को कोर्ट में। So if a partnership is of a general commercial nature, there are certain implied authorities which are given to the partner to be performed in the ordinary or usual course of business. So these are certain acts which fall under the category of implied authority. I'm reading the first point. जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपनी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को प्लेज या सेल कर सकते हैं, गुड्स बाई कर सकते हैं, मटेरियल्स बाई कर सकते हैं पार्टनरशिप के बिहाफ पर, फर्म के बिहाफ पर, पैसे बोरो कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेट्स एंड पे डेट्स ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, चेक्स, जितने भी बैंक के काम है, एंडोर्स करना, ड्रॉ करना बिल्स ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को, वो सारे काम कर सकते हैं इफ़ द पार्टनरशिप इज़ ऑफ अ जनरल कमर्शियल नेचर। So now we know that there are certain acts which fall under the category of implied authority. Implied authority section 19 के हिसाब से, subject to the provision of section 22, which we will study, the act of a partner which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm. जैसा कि मैंने पहले कहा, जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है पार्टनर्स के बीच में, जो पार्टनर्स है वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड पार्टीज़ के सामने, और जो भी एक्ट किसी भी पार्टनर ने इंडिविजुअली किया है इम्प्लाइड अथॉरिटी के स्कोप के अंदर, यूजुअल कोर्स या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, उस एक्ट की वजह से जो पार्टनरशिप फर्म है वो बाइंड हो जाती है, यानी क्या, लाइबल हो जाती है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। तो यहाँ पे कई ऐसे एक्ट्स हैं जो कि इम्प्लाइड अथॉरिटी में बिलोंग करते हैं, लेकिन कई ऐसे एक्ट्स हैं जो कि इम्प्लाइड अथॉरिटी में बिलोंग नहीं करते हैं। यानी अगर पार्टनर्स को कोई भी डिसीजन लेना हो थर्ड पार्टी के सामने या थर्ड पार्टी के साथ में पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट करके, तो ऐसे कई एक्ट्स होते हैं जहाँ पे पार्टनर्स को प्रायर कंसेंट या प्रायर परमिशन की ज़रूरत होती है बाकी सारे पार्टनर्स की। That means there are certain acts which do not fall under the category of implied authority. There are certain acts where the partner
हैव टू टेक प्रायर कंसेंट और मेजॉरिटी कंसेंट बाय दी विद द अदर पार्टनर्स। तो आपको स्क्रीन पे पॉइंट A to H दिख रहे हैं। जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड द पॉइंट्स वंस। आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट इन शॉर्ट। फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आपको कोई केस जो है वो कोर्ट के बाहर सेटल करना है तो आपको आर्बिट्रेशन में सबमिट करना होगा आपका डिस्प्यूट। तो ये जो सबमिशन है डिस्प्यूट का आर्बिट्रेशन को, ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी में फॉल नहीं करता है और जितने भी पार्टनर्स हैं उन्हें कंसेंट लेके आपस में और ये एक्शन लेना चाहिए। सेकेंड वन इज, बैंक अकाउंट आप खोल नहीं सकते हो जितने भी पार्टनर्स हैं अपने खुद के नाम पे फर्म के बिहाफ पे। थर्ड इज, कोई भी क्लेम अगर थर्ड पार्टी फर्म के पैसों पे कर रहा है या प्रॉपर्टी पे कर रहा है तो उसे कॉम्प्रोमाइज़ और रेलिंक्विश नहीं कर सकते हैं कोई भी पार्टनर्स इंडिविजुअल डिसीजन लेके। अगर आपको ऑनगोइंग सूट या प्रोसीडिंग जो कोर्ट में चल रहा है उसे विड्रॉ करना है तो वो भी कंसेंट से ही, अप्रूवल से ही लिया जा सकता है, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में फॉल नहीं होता है। अगर आपको कोर्ट के अंदर कोई भी ऑनगोइंग प्रोसीडिंग है, सूट है और उसमें अपनी जो लाइबिलिटी है फर्म की तरफ से अगर एडमिट करनी हो तो भी जो कंसेंट है उसकी नेसेसिटी है और एम्प्लॉयड अथॉरिटी में फॉल नहीं होता है। अगर आपको कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है फर्म के बिहाफ पे, ट्रांसफ़र करना है कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो फर्म के नाम पर है तो कंसेंट लेने की ज़रूरत है। एंड लास्ट इज, एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। So these are certain acts which do not fall under the scope of employed authority. So now we know that there are certain acts which the partners can do and there are certain acts which the partners cannot do without the consent. After reading all these sections, you have to ask yourself two questions. What if a partner does an act which is beyond its authority? और ऐसा एक्ट करने पर अगर उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस को रिप्रेजेंट करके ऐसा कोई एक्ट किया है जो कि उनके स्कोप के बाहर है, उनकी अथॉरिटी के बाहर है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, तो उस लॉस या डैमेज का लाइबिलिटी कौन बेयर करेगा? विल द पार्टनरशिप फर्म एज अ होल बी लाइबल टू द थर्ड पार्टी इज द सेकेंड क्वेश्चन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक बैंकिंग फर्म है जिसमें दो पार्टनर्स है, पार्टनर्स ए और बी। पार्टनर बी ने डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया क्लाइंट सी से और इसे इन्वेस्ट कर दिया किसी सिक्योरिटी में। अब ये जो एक्सेप्टेंस है डिपॉजिट का, इसका जो नॉलेज है, इसका जो नोटिस है वो पार्टनर ए को नहीं है। पार्टनर बी ने क्या किया, क्लाइंट सी से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया, इन्वेस्ट कर दिया सिक्योरिटीज़ में, जिसकी वजह से क्लाइंट सी को काफ़ी नुकसान हुआ, लॉस हुआ, डैमेज हुआ। तो वो जब जो क्लाइंट सी है वो अपना लॉस या डैमेज को क्लेम करने के लिए बैंकिंग फर्म के पास में आते हैं और जो क्लेम है उसके लिए पूछते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस केस के अंदर कौन लाइबल होगा उस डैमेज को पे ऑफ करने के लिए? पार्टनर बी लाइबल होंगे इंडिविजुअली या दोनों लाइबल होंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो पार्टनर बी है उन्होंने किस तरीके का एक्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक बैंकिंग बिजनेस है और बैंकिंग बिजनेस के जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें ये होता ही है कि आप डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करें और इन्वेस्ट करें किसी भी सिक्योरिटीज़ में और जो भी रिटर्न है वो आप दे दें क्लाइंट सी को इंटरेस्ट के तौर पे या जो भी बैंकिंग बिजनेस है। तो यहाँ पे जो पार्टनर बी है उन्होंने अपने एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर काम किया है और काम किया है ऑर्डिनरी या यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में और रिप्रेजेंट किया है बैंकिंग फर्म को एज अ होल। तो इस केस में जो क्लाइंट सी का जो लॉस या डैमेज है उसके लिए जो पूरी फर्म है वो लाइबल होगी, यानी पार्टनर ए और पार्टनर बी भी लाइबल होंगे उस डैमेज को पे ऑफ करने के लिए। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पे एक सॉलिसिटर्स फर्म है, लॉयर की फर्म है और इसमें दो पार्टनर्स है, पार्टनर्स ए और बी। नाउ द सेम सिचुएशन, पार्टनर बी ने कोई एक्सेप्ट किया है डिपॉजिट फ्रॉम क्लाइंट सी और इसे इन्वेस्ट कर दिया है किसी सिक्योरिटी में। अब यहाँ पे जो नॉलेज है उस एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का, उसका जो नोटिस है वो पार्टनर ए को नहीं है। अब यहाँ पे पार्टनर बी ने इन्वेस्ट कर दिया सिक्योरिटीज़, बट उसकी वजह से क्लाइंट सी को काफ़ी नुकसान हो गया, लॉस हो गया, डैमेज हो गया। अब जो क्लाइंट सी है वो अपना डैमेज को क्लेम करने के लिए सॉलिसिटर फर्म के पास में आके पूछते हैं। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अब इस डैमेज को पे ऑफ करने के लिए कौन लायबल होगा, पार्टनर ए या पार्टनर बी इंडिविजुअली या द पार्टनरशिप फर्म एज अ होल? अब इस केस में आंसर इज़ क्वाइट सिंपल। यहाँ पे एक सॉलिसिटर्स का फर्म का काम ये नहीं होता है कि वो एक्सेप्ट करे डिपॉजिट्स और इन्वेस्ट करे किसी सिक्योरिटीज़ में। उनका ये काम होता है ऑर्डिनरी या यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, क्लाइंट को एडवाइस करना लीगली या रिप्रेजेंट करना क्लाइंट को कोर्ट में और या कोई भी लीगल बिजनेस को हैंडल करना, लेकिन उनका बैंकिंग बिजनेस का काम नहीं होता है। तो इस केस में पार्टनर बी ने जो भी काम किया है वो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी किया है, मतलब यूजुअल या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं किया है, जिसकी वजह से जो पार्टनरशिप फर्म एज अ होल है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, पार्टनरशिप फर्म को बाइंड नहीं करेगा
पार्टनर बी के ऐसे एक्ट से, बिकॉज हियर द पार्टनर बी हैज़ नॉट एक्टेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड ही हैज़ एक्टेड आउटसाइड द स्कोप ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। जो दो एग्जाम्पल्स अभी मैंने डिस्कस किए वो सेक्शन 26 और 27 पर भी एप्लीकेबल होते हैं, और पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि जो सेक्शन 26 और 27 है वो टॉर्च से काफ़ी सिमिलर है। सेक्शन 26 का जो कहना है वो क्या है, लेट्स सी। वेयर बाय द wrongful act or omission of a partner acting in the ordinary course of the business of a firm or with the authority of its partners, loss or injury is caused to any third party or any penalty is incurred, the firm is then liable, therefore to the same extent as a partner. सेक्शन 26 के अंदर एक वर्ड यूज़ हुआ है और वो है इंजरी, और इंजरी जो है वो इम्प्लाई करता है टॉर्ट को। टॉर्ट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? मास्टर एंड सर्वेंट का, प्रिंसिपल और एजेंट का। जो मास्टर है वो अपने सर्वेंट के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, लाइबल रहते हैं। अगर मास्टर के किसी भी सर्वेंट ने थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचाया है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन द कोर्स ऑफ यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो मास्टर है वो लाइबल रहेंगे थर्ड पार्टी के डैमेज या लॉस को पे ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है टॉर्ट के अंदर, वो सेम प्रिंसिपल पार्टनरशिप के सेक्शन 26 में भी अप्लाई होता है। We have already discussed this that all the partners in a partnership business are principal and agent of each other. वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड पार्टी के सामने, और इनकी जो इम्प्लॉयड अथॉरिटी है वो पार्टनरशिप फर्म को बाइंड करती है, लाइबल बनाती है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, एंड देयरफॉर जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के लिए लाइबल होते हैं थर्ड पार्टी के सामने। और इससे यही पता चलता है कि जो पार्टनर्स है वो जो भी एक्ट करेंगे उससे जो पार्टनरशिप फर्म रहेगी वो लाइबल होगी। अब आपके सामने ये क्वेश्चन उठेगा कि क्या जितने भी पार्टनर्स हैं वो कोई भी एक्ट करेंगे तो क्या पार्टनरशिप फर्म हमेशा लाइबल रहेगी? डज दैट मीन द पार्टनर्स विल बी लाइबल फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी पार्टनर ऑफ द फर्म? सो आंसर ओवर हियर इज क्वाइट सिंपल। द पार्टनर्स आर जॉइंटली और severally liable for wrongful acts done by the partner in the ordinary course of partnership business. जितने भी पार्टनर्स अगर अपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हैं या एम्प्लॉयड अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, तभी जो पार्टनरशिप फर्म रहेगी वो लाइबल रहेगी। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जो सॉलिसिटर्स फर्म के पार्टनर बी ने क्या किया था, उन्होंने एक ऐसा काम किया था कि जो आउटसाइड ऑफ द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज के बाहर काम किया, और जिसकी वजह से जो पार्टनरशिप फर्म एज ए होल थी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, एंड देयरफॉर द partner has to act responsibly, has to take consent if the partner is not having implied authority to do certain acts. Effect of admission by a partner. Admission यानी क्या? कोई भी फैक्ट को कंफर्म करना, और ये जो फैक्ट है किससे रिलेटेड होना चाहिए? पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक्स एंड वाई पार्टनर्स है एक पार्टनरशिप बिजनेस में, और उनका ये बिजनेस है स्पेयर पार्ट्स में डील करना मोटरसाइकिल बाइक्स के। क्लाइंट जेड जो है वो पार्टनर एक्स को अप्रोच करता है और कहता है कि उन्हें एक अपने यामाहा मोटरसाइकिल के लिए स्पेयर पार्ट चाहिए। पार्टनर एक्स रिप्रेजेंट करता है क्लाइंट जेड को कि उनके कंपनी का जो स्पेयर पार्ट है वो सबसे सूटेबल है उनके मोटरसाइकिल के लिए। ये एडमिट करता है पार्टनर एक्स फैक्ट को कि उनका जो स्पेयर पार्ट है वो काफ़ी सूटेबल है, लेकिन पार्टनर एक्स के रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर क्लाइंट जेड ने तो उस स्पेयर पार्ट को ख़रीद लिया, लेकिन वो अनसूटेबल प्रूव होता है और उनके मोटरसाइकिल को काफ़ी डैमेज होता है उस अनसूटेबल स्पेयर पार्ट से। ये जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है इसके बारे में वाई को कुछ भी पता नहीं है, पार्टनर वाई को। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्लाइंट जेड के लॉस के लिए कौन लाइबल होगा? पार्टनर एक्स इंडिविजुअली लाइबल होंगे कि जो पार्टनरशिप फर्म है एज अ होल लाइबल होगा? अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 किसी भी पार्टनर ने कोई भी फैक्ट को एडमिट किया है किसी भी क्लाइंट के सामने और वो फैक्ट उनके पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड है, तो इस केस के अंदर जो पार्टनरशिप फर्म रहेगी वो बाइंड हो जाती है, वो लाइबल होती है थर्ड पार्टी के किसी भी डैमेज को पे ऑफ करने के लिए। और इस केस के अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 जो पार्टनर एक्स एंड वाई है वो दोनों लाइबल होंगे जेड के लॉस के लिए। So this was it for today. The remaining topics of this video will be taught in the next one. So stay tuned for the next video. Also, please don't forget to visit our newly launched website www.thestudiolegal.com. If you want to opt for any law entrance exams coaching or any individual law subject coaching, you can simply log on to our website, search for the online courses, log in your details, and we will get back to you. Also, don't forget to like, share, and subscribe to our channel Studio Legal if you found it useful. Thank you for watching till the end. We will see you in the next one.